ये जो मैदे का दर्द है या आईबीएस है, ये क्यों होता है और क्या वजूहात हैं? जब तेज़ाब ज़्यादा बनेगा या वहाँ चला जाए जहाँ पर नहीं होना चाहिए, मसलन ग़िज़ा की नाली। तीसरा वो जरासीम एच पाइलोराई, और चौथी और बहुत ही अहम है ये पेन किलर्स का। तो असल में जो मेडिकल में कब्ज़ कहते हैं कि अगर मोशन जो है या पखाना है वो हफ्ते में 3 दफ़ा से कम आए। हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बावल्स, आंतों का और मैदे का सही होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो केमिकल, ये तो इस्लाम ने तो बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन साइंसदानों को अब समझ आ रही है। जब आप भूखे रहते हैं, आपके अंदर जो जरासीम है, डायबिटीज़ अगर हो जाए और मोटापा हो और फैटी लिवर हो तो क्या होता है, जिगर सख्त। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर अरूज और पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जिस पेन को डिस्कस करेंगे वो है गैस्ट्रिक पेन, मैदे का दर्द। मैदे में दर्द की बहुत सी वजूहात हैं, जिसके पीछे आईबीएस हमारे आ जाते हैं और बहुत से सिम्टम्स हैं, और लोगों के दिलों में बहुत से सवाल हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने काफ़ी किए हुए हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमारे पास लाहौर के नंबर 1 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन हमारे साथ हैं। वो हमें गाइड करेंगे कि ये क्यों होती है, क्या होती है, अपनी अवेयरनेस। उनका इस फील्ड में 25 साल से ज़्यादा अरसे का तजुर्बा रह चुका है। वो इस वक्त लाहौर का नंबर 1 लिवर क्लिनिक मुस्लिम टाउन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और उसका निज़ाम ही बहुत अलग है। हमने इनकी अपॉइंटमेंट के लिए, सेशन के लिए बहुत कोशिश की। आज इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। काइंडली हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये जो मैदे का दर्द है या आईबीएस है, ये क्यों होता है और क्या वजूहात हैं इसकी? मैदे का दर्द एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से जैसे आपने फरमाया कि एक आईबीएस है। और इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मैं मिस अरूजा आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया मुझे अपनी पेन रिलीफ सीरीज़ में आने का। और ये बहुत ही अहम और नाजुक मसला है और कॉमन, तकरीबन 26 से 27% जवान लोगों में मैदे का दर्द या सीने में जलन, जो कि मैदे के अमराज से हो सकती है, वो होती है। इसका मतलब है कि हर 4 में से 1 शख्स को मैदे का दर्द होता है या रहता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह आपने पहले बता दिया, वो है आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इरिटेबिलिटी का मतलब है चिड़चिड़ापन या झुंझला जाना। तो ये जो इंसान की आंतें हैं या मैदा है या ग़िज़ा की नाली है, इसके अंदर मसल्स होते हैं, पट्ठे, तो वो किसी न किसी वजह से सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत हसास हो जाते हैं। तो वो चीज़ें जिन्होंने कुछ भी नहीं कहना होता, वो भी इंसान को जो है ट्रिगर कर देती हैं, पट्ठों को या नसों को, और पेन होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, और जलन का भी पेट में यही वजह बनती है? जलन की ये भी वजह बनती है, और जलन की एक और वजह है तेज़ाब का पैदा होना ज़्यादा, या तेज़ाब का जो मैदे में एसिडिटी होती है वो खाने को हज़म करने के लिए नेसेसरी है। मैदे का पीएच जो है वो 7.1 या 7.0 इस तरह होता है, और ये इतना लो पीएच है जो मतलब इंसान के अंदर कि अगर मैदे के अंदर जाके देखा जाए जहाँ पर वो तेज़ाब मौजूद होता है, तो वो पीएच सिर्फ 1 या 2 होता है, यानी कि उसमें अगर आप मेटल भी डालेंगे तो वो पिघल जाएगा, इतना तेज़ाब होता है। तो ये होता है हज़म करने के लिए, और ये एक बैरियर है हमें बीमारियों से बचाने के लिए। तो जब तेज़ाब ज़्यादा बनेगा या वहाँ चला जाए जहाँ पर नहीं होना चाहिए, मसलन ग़िज़ा की नाली में तेज़ाब मौजूद नहीं होना चाहिए, तो जब वो वहाँ जाता है किसी भी वजह से, तो हार्ट बर्न या जलन शुरू हो जाती है। एक तो हार्ट बर्न वो होता है ना कि आपको किस की बात बुरी लगे तो आप कहते हैं मेरा दिल जल रहा है इसमें। एक ये तेज़ाबियत वाला हार्ट बर्न है। तो मैदा जो है वो तो बना हुआ है इसलिए कि हैंडल करे तेज़ाब को, ग़िज़ा की नाली इसलिए नहीं बनी हुई। तीसरी चीज़ जो इसमें तेज़ाब को पैदा करने में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है एक जरासीम है जो मैदे में होता है, एच पाइलोराई, और वो वहाँ पर तेज़ाब को ज़्यादा पैदा करता है। और एक और चीज़ जो इंसान के अंदर मैदे की तकलीफ़ बना सकती है और दर्द कर सकती है, कॉमन तो है आईबीएस, और जब वो ऊपर वाली जगह पर होगा तो उसको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया बोलेंगे या फंक्शनल डिस्पेप्सिया बोलेंगे। दूसरा, जैसे मैंने कह दिया, तेज़ाब का पैदा होना। तीसरा वो जरासीम एच पाइलोराई, और चौथी और बहुत ही अहम है ये पेन किलर्स का इस्तेमाल। ये जो हम मुख्तलिफ दवाइयाँ दर्द के लिए खाते हैं, वो सीधी जाकर मैदे में असर करती हैं।
और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मरीज़ों का जो कि हार्ट की दवाइयाँ खाते हैं, दिल की, उसमें खून पतला करने की दवाई होती है एस्प्रिन या डिस्प्रिन या लोप्रिन, तो वो भी जाके सीधा मैदे में सोजिश पैदा करती है और वो भी जलन और दर्द करती है बगैर तेज़ाब के इन्वॉल्व किए हुए। लाइक ये मेडिसिन का ही साइड इफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से भी आते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो क्या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज ये क्यों होती है? लाइक IBS की वजह से ही होती है या फिर इसका अपना ही एक रोल है बॉडी में? ये टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। पहले ज़माने में लोग कहते थे कब्ज़ जो है वो उम्मुल अमराज है, तो ये यानी कि तमाम बीमारियों की मदर है और इससे वो राइज़ करती हैं। के मतलब मदर है, और जैसे आजकल कहते हैं डायबिटीज़ के बारे में कि ये उम्मुल अमराज है, अगर किसी को हो जाए तो फिर उसमें बाकी तमाम अमराज भी आ जाते हैं। कब्ज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये है, आपने जिक्र भी किया हिस्ट्री टेकिंग का, कि पहले मरीज़ से पूछें कि आपके जहन में या आपके जो ख्याल में कब्ज़ किसको आप कहते हैं। तो जब भी मरीज़ मेरे पास आते हैं मैं पूछता हूँ ज़रा आप जिसको भी कब्ज़ कह रहे हैं वो हमें बताएं ताकि हम उसके हिसाब से उसको लेकर चलें। तो असल में जो मेडिकल में कब्ज़ कहते हैं कि अगर मोशन जो है या पखाना है वो हफ्ते में 3 दफ़ा से कम आए, और जब आए तो वो सख्त हो और इतना सख्त हो कि रोड़ों की तरह की शक्ल में आए, और जब आए तो वो पूरी तरह फरागत ना फील करे मरीज़। मगर यहाँ ये होता है कि ज़्यादातर लोग कब्ज़ को लेते हैं कि पखाना खुल कर नहीं आता उनको, जब वो मोशन कर लेते हैं उन्हें हाजत बाकी रहती है, हालांकि वो दिन में 2-3 दफ़ा जा रहे होते हैं, वो कब्ज़ नहीं है। और उनको मोशन भी पतला या नरम आ रहा होता है, वो कब्ज़ बिल्कुल नहीं है। मेडिकल की इस्तिलाह में कब्ज़ वो है कि मोशन बहुत हार्ड हो, सख्त हो, हफ्ते में 3 दफ़ा से कम बार पखाने की हाजत हो। और कल एक पेशेंट आई, अभी कल की बात है, वो कह रही थी मैं 14 डेज़ के बाद 1 मरतबा जाती हूँ टॉयलेट। और इस तरह कई लोग आते हैं जिनकी नॉर्मल हैबिट है कि वो 3 दफ़ा 3 दिन के बाद जाते हैं, तो ठीक है उनको कब्ज़ होती है लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन आम तौर पे लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती है। पहले आपने पता करना है कब्ज़ का क्या मतलब है। तो और ये मैं डॉक्टरों को भी कहूँगा कि आप ज़रूर अपने मरीज़ से पूछें, क्योंकि मैंने कई दफ़ा देखा है कि वो कब्ज़ की दवाई दे देते हैं मरीज़ को जबकि उसको पतले पखाने आ रहे होते हैं मगर खुल कर नहीं आ रहे होते। तो ऐसी सूरत में वो लैक्टुलोज या इस तरह की दवाई दे देते हैं या लेक्सोबिरोन, तो उल्टा नुकसान होता है उनका। तो सबसे पहले कब्ज़ की जो मेन वजह है वो है फंक्शनल या IBS। उसमें आंतों के पट्ठों में जो है वो सुस्ती आ जाती है और वो मूव नहीं करती आंतें और पखाना अंदर इकट्ठा हो जाता है। उसके अलावा कब्ज़ कोई और बीमारियों में भी हो जाती है, जैसे थायराइड है, अगर वो अंडर एक्टिव हो जाए, या मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो जाए, या ज़हनी अमराज हैं पार्किंसोनिज़म या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें भी कब्ज़ हो जाती है। फिर कुछ ऐसे कैंसर हैं जो कि कैल्शियम बढ़ाते हैं और वो भी कब्ज़ कर देते हैं। फिर ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जिनके खाने से कब्ज़ हो जाती है, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट हैं स्पेशली ट्राईसाइक्लिक, तो ये सब कब्ज़ कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है कि अगर कब्ज़ को अगर हम स्टडी करें तो ये हमें लगता है कि हमें 2-3 दिन हो गए, लोग इसको बहुत लाइट या सीरियस नहीं लेते, तो इसके ऊपर नज़र डालनी चाहिए कि और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कब्ज़ अगर हो ना किसी को 45 या 50 साल की उम्र के बाद जाकर पहली दफ़ा शुरू से ना रहती हो, या कब्ज़ हो और साथ पखाने के रास्ते से खून आए, तो ये कैंसर की अलामत भी हो सकती है। तो कब्ज़ को जो कि लेट ऑनसेट है, 45-50 साल की उम्र में शुरू हुई है, या उसके साथ ब्लीडिंग हो रही है पखाने के रास्ते से, उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कैंसर की अलामत हो सकती है और इसके एक्शन लेना चाहिए। और इसके सिंपल टेस्ट हैं जो कि पखाने में भी किए जा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी है कि अपने फैमिली फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को बताएं। अच्छा, आपने जैसा ये बताया कि इसमें हमारा लाइफस्टाइल बहुत अफेक्ट करता है, जो कि आज के अगर हम नौजवान नस्ल देखें, आपके जैसा क्लिनिक है उसमें काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें आप यंग जनरेशन को भी देख रहे हैं कि उनके अंदर भी ये मसले मसाइल हैं, तो उसकी क्या वजूहत आपने, आपके ऑब्जर्वेशन, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो 20s-30s में है लड़के? एक ये केमिकल होता है जिसको बोलते हैं 5-HT सेरोटोनिन,
ये केमिकल दिमाग में हमारी सोच और ख्याल पैदा करता है, और इसकी जो एक मिकदार चाहिए ताकि मुस्बत रवैया और मुस्बत सोच हो। लेकिन 95% ऑफ दिस केमिकल 5-HT 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या सेरोटोनिन वो पेट में, आंतों में पैदा होता है, वहाँ से ब्लड के ज़रिए वो ब्रेन तक पहुँचता है, और जब आप परेशान होते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं तो वहाँ बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो वो फिर दिमाग के ऊपर असर करता है और डिप्रेशन और एंजाइटी यानी कि टेंशन ये शुरू हो जाती हैं। तो हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बावल्स, आंतों का और मैदे का सही होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो केमिकल आपकी सोच को सही रखता है, जो कि आपको डिप्रेशन से और एंजाइटी से बचाता है, वो प्रोड्यूस आंतों में होता है। तो बच्चों में स्ट्रेस बहुत है और टेंशन बहुत है। उसकी वजह ये भी है कि जो हम खाने खाते हैं जिसमें ये बर्गर्स और कोका कोलाज और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि रिफाइंड फूड है, यानी कि जिसमें फल या पौधों की चीज़ें शामिल नहीं हैं, वो भी ये केमिकल को कम करती हैं। और वो ज़िंदगी में जिसमें तेज़ी है तो वो भी आपके इस केमिकल को डिस्टर्ब करती हैं। तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, आपकी आदत का, आपके लाइफस्टाइल का, आपकी आंतों की और ज़हनी सेहत से। अगर इसमें एक चीज़, अगर जो जिस तरह अब डाइटिंग का बहुत चल गया है कि अब लोग बच्चों लड़कियों को यही होता है कि हम पतले रहें, स्मार्ट रहें, लड़कों का होता है हम जिम जाएं, तो क्या ये जो हम डाइटिंग करते हैं तो क्या ये इसका मतलब है ये भी हमारे मूड स्विंग्स को अफेक्ट कर रही है, जो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं? ये जो है दोनों तरफ इफेक्ट करती है। इसको कहते हैं इट्स अ डबल एज थिंग, कि ये फ़ायदे की चीज़ भी है और इससे नुकसान भी हो सकता है। एक चीज़ है, आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसका बहुत चर्चा है आजकल। तो उसमें इंसान जो है उसको कहा जाता है कि ख़वातीन में 14 घंटे और मर्दों में 16 से 18 घंटे वो कुछ ना खाएं। उस दौरान वो ब्लैक कॉफ़ी बग़ैर कैलोरीज़ के, कहवा बग़ैर चीनी के और कैलोरीज़ के और दूध के, और पानी ये पी सकते हैं। और जब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उसके 3 या 4 बड़े अहम फ़ायदे हैं। तो अगर आप भूखे रह रहे हैं तो उसमें नुकसान कोई नहीं है, मगर आपने उस दौरान कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी। तो फ़ायदे क्या हैं कि जब इंसान, ये तो इस्लाम ने तो बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन साइंसदानों को अब समझ आ रही है, जब आप भूखे रहते हैं आपके अंदर जो जरासीम है उनको माइक्रोबायोम बोलते हैं। इंसान के अंदर आपको पता है कि तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, और ये एक जो ट्रिलियन है ये बिलियन का होता है, यानी कि 1 अरब 2 दफ़ा हो तो फिर इतने सेल्स। तो इंसान के अंदर जो जरासीम हैं जो आंतों में और जल्द पे रहते हैं वो 35 ट्रिलियन है। हमारे अंदर जरासीम ज़्यादा हैं और हमारे अपने खुलिए काम में, और उनका एक बड़ा क्लोज़ रब्त है हमारी ज़िंदगी से और सेहत से। तो जब आप फाका कशी करते हैं तो फिर वो जो माइक्रोबायोम है वो हेल्दी हो जाते हैं। अगर आप घी, मक्खन और ये कोक 7 आप पीते हैं तो वो जो माइक्रोबायोम है वो हेल्दी वाले रिप्लेस हो जाते हैं वो बीमार जो करने वाले जरासीम हैं उनसे, और वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि बीमारी का बायस बनती हैं। एक और चीज़ है, जब आप 12 घंटे फाका कशी कर लेते हैं तो बॉडी के अंदर एक निज़ाम है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक स्विच। यानी कि हम नॉर्मली जब खाते पीते हैं तो शुगर से एनर्जी बॉडी ले रही होती है, 12 घंटे के बाद ये स्विच हो जाती है और इंसान जो है अपने खुलिए और अपना काम और दिमाग चलाने के लिए फिर फ़ैट मेटाबोलाइज करता है। तो वो फ़ैट कहाँ से आती है? वो जिगर से आती है, वो दिल की नालियों में से आती है, वो दिमाग की शरियानों में से आती है, और वो जब फ़ैट मेटाबोलाइज होती है तो आप हेल्दी हो जाते हैं। तीसरा काम क्या करती है फाका कशी, कि फाका कशी को बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं तो अब कहता हूँ, मैं तो खुद नहीं करता कई दफ़ा, लेकिन इसके बहुत फ़ायदे हैं। वो ये करती है कि एक प्रोसेस है बॉडी का ऑटोफेजी, जिसको अंग्रेज़ लोग ऑटोफेजी के बोलते हैं, कि आपके अपने खुलियों के अंदर ऐसा निज़ाम है कि जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं या जो चीज़ें बूढ़ी हो जाती हैं उनको वो खुद ब खुद जो है ना अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। ऑटोफेजी का मतलब है अपने आप को खाना। तो वो जो बीमार खुलिए हैं, जो बीमार हिस्से हैं सेल्स के अंदर, उनको बॉडी खुद ही निगल लेती है और उनको निकाल देती है।
तो ये फ़ायदे हैं। नंबर 1 माइक्रोबायोम पे फ़ायदा है, नंबर 2 मेटाबॉलिक स्विचिंग है, नंबर 3 ऑटोफेजी है, और नंबर 4 अगर आप इसमें कर लें कि रोज़ा भी रखा हुआ है तो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है। तो ये बहुत स्पिरिचुअलिटी क्रिएट हो रही है, स्पिरिचुअलिटी खुद ब खुद क्रिएट हो रही है। और जब ये चारों चीज़ें होंगी तो आंतों में वो केमिकल बनेगा जिसको मैंने कहा है कि 5-HT बोलते हैं, और वो दिमाग पर जाकर मुस्बत असर करेगा। अब ऐसे जरासीम आ गए हैं जो कि कैप्सूल की शक्ल में या साशे की शक्ल में हैं, जो आप मरीज़ों को हम रेकमेंड करते हैं कि ये आप खाएं ताकि आपकी आंतें वो केमिकल बनाएं, और उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक। और ख़ास तौर पे जो आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग करते हैं, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, इटली से ये शुरू है, उसको कहते हैं साइकोबायोटिक। ये ऐसे जरासीम हैं जिनके खाने से आप मुस्बत सोच और मुस्बत रवैया और पॉजिटिव थिंकिंग और ऑप्टिमिज्म लाते हैं। अच्छा, और तो ये प्रोबायोटिक्स आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये लेनी चाहिए? और सबसे अच्छा इसका जो सोर्स है वो है हमारा दही। इट इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग। दही, उसमें प्रीबायोटिक भी हैं, वो केमिकल्स भी हैं जो इन जरासीमों को हेल्प करते हैं, और उसमें एक्चुअल जरासीम भी हैं जो हमारे आंतों में चले जाते हैं और उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। और आज तक किसी स्टडी ने ये प्रूव नहीं किया कि ये जो बाज़ार में खुला दही मिलता है इससे बीमारी होती है। इवन दैट इज़ गुड। तो ये नेस्ले का दही और प्राइम का दही, ये ज़रूरी नहीं है, आप आम दही लें, घर में बनाएं, बाजार से लाएं, खाएं। तो इसकी कोई टाइमिंग होती है कि मॉर्निंग में खाएं या रात में? ट्रेडिशनली मॉर्निंग में खाया जाता है, लेकिन किसी वक्त भी खा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत डिटेल एक आंसर था, और ये मुझे यकीन है कि हमारे तमाम नाजरीन और जो पेशेंट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा, एक चीज़ है, फैटी लिवर की तरफ दुनिया बढ़ी जा रही है कि लाइक अभी हम किसी भी थोड़ा सा भी ओबीस होगा, थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनके लिवर पे फैट आ जाता है। तो इसकी क्या वजह है? एक तो 2 बातें जो मैं पहले बैकग्राउंड बताऊंगा। फैटी लिवर जो है, अब ये नाम उन्होंने कहा कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा। इसके साथ स्टिग्मा है कि ये फ़ैट है, और इसका जो असल नाम था वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर था। तो यानी कि अल्कोहल का भी नाम आता था तो लोगों को इस पर एतराज़ था। अब उन्होंने इसको बना दिया है MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज़। बजाय आसान करने के मज़ीद मुश्किल कर दिया। मेरा तो इतराज़ है इस पर, लेकिन अब उन्होंने बना दिया MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज़, MASLD भी बोलते हैं। तो ये दुनिया में अब नंबर 1 कॉज है लिवर डिज़ीज़ की। हेपेटाइटिस C और B को ये पीछे छोड़ चुकी है, और पाकिस्तान में भी MASLD या फैटी लिवर डिज़ीज़ तेज़ी से बढ़ रही है, और ये बहुत जल्दी हेपेटाइटिस C जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है उसको पीछे छोड़ देगी, और ये नंबर 1 कॉज बन जाएगी। इसकी वजह जो है हमारे खाने, हमारा लाइफस्टाइल, और हमारी जो परेशानियाँ हैं, और हमारा जीन्स जो कि बताती हैं कि हम में कौन सी बीमारी आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 56% एडल्ट्स जो कि जवान लोग हैं उनका फैटी लिवर होता है। और फैटी लिवर के नुकसान है, ये सिर्फ ये नहीं है कि फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड पे आ रहा है। जिनको फैटी लिवर होता है और अगर उनको डायबिटीज़ भी हो, पाकिस्तान को कहते हैं वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह डायबिटीज़ की पाकिस्तान में है। इस पे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें भी प्रोग्राम करना चाहिए डायबिटीज़ की अवेयरनेस का। तो डायबिटीज़ अगर हो जाए और मोटापा हो और फैटी लिवर हो तो क्या होता है? जिगर सख्त हो जाता है, जिगर सिकुड़ जाता है, उसको सिरोसिस बोलते हैं, और जिगर में कैंसर हो जाता है। पाकिस्तान में मर्दों में सबसे कॉमन कैंसर लिवर कैंसर है। उसकी मेन वजह हेपेटाइटिस C और B, मगर ये फैटी लिवर भी उसकी एक वजह है। औरतों में सबसे मेन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, और शौकत खानम उस पर बहुत काम करता है, और बाकी अदारे भी उस पर काम करते हैं। लेकिन दूसरा कॉमन जो औरतों में है वो भी फैटी लिवर की वजह से लिवर कैंसर है। तो अगर फिर अब जिनको हो जाता है तो अब क्या उसको इससे आगे क्या, उन्हें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेनी चाहिए? इसमें 2 बातें, एक तो मुरवजा हैं कि आप लाइफस्टाइल चेंज करें, खाना कम खाएं, प्लांट बेस्ड डाइट लें, पौधे लें, अनाज लें, सब्जियां लें, ये बहुत अच्छा है। घी मक्खन कम लें, और ये जो ऑयल्स हैं ये वो लें, कैनोला का तेल, सरसों का तेल,
जैतून का तेल, ये प्लांट बेस्ड डाइट अगर इस्तेमाल करेंगे, और पोल्ट्री और ये जो अंडे और दूध और फिश, मटन और बीफ, इनको लें, कम लें, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, एक्सरसाइज करें। और मैं समझता हूँ जो कि बहुत ही अहम चीज़ है, जिसके ऊपर कम तवज्जो दी जाती है, और हार्वर्ड उस पर बहुत रिसर्च करता है, वो है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वेलबींग, जिसमें आपकी फाउंडेशन बहुत काम करती है। कासिम अली शाह साहब रिनाउंड है इसके लिए कि पॉजिटिव सोचें, अपने रवैये को मुस्बत रखें, ऑप्टिमिज़म रखें। तो ये इंसान का जो जिस्म है ना, जब आप सुबह उठते हैं तो उसके अंदर ही एक निज़ाम है होम्योस्टेसिस का। तो होम्योस्टेसिस का मतलब वो खुद अपने आप को हेल्दी कर रहा होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आपको बीमार कर रहा होता है। गालिब का एक शेर में मुझे याद आ गया बात करते हुए, मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत ख़राबी की, कि मेरे अंदर ही एक इन बिल्ट जो है ना डिस्ट्रक्शन है, मेरी तामीर में मुज़मिर है, छुपी हुई है एक सूरत ख़राबी की, ह्योला बरके खिरमन का है खून गरम दहका का, कि हम उसको जो है उजागर कर रहे हैं, जो तामीर में ख़राबी है। और जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया ऐसा ज़बरदस्त कि हमें सेहत के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही वो सिस्टम है जो हमें रोज़ सेहतमंद रखता है और बनाता है। सिर्फ आपने उसको स्ट्रेस को कम करना है ताकि उसको मौका मिले काम करने का। एक मुझे बहुत शौक़ है ये सुल्तान बाहू का, तो उनका कलाम है जो कि मैं अपने मरीज़ों को भी बताता हूँ। कोड़ियाँ दे दुख दूर करेंदा करे शफा मरीज़ा हूँ, कोड़ियाँ दे दुख दूर करेंदा करे शफा मरीज़ा हूँ, मेरे हर एक मर्द दी दवा तू ही बाहू, क्यों पानाए वस तबीबा हूँ। तो इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम दिया हुआ है जो उसको हर वक्त सेहतमंद रख सकता है। आपने सिर्फ अपना रवैया सही रखना है, ग़िज़ा को सादा बनाना है और अपने आप को टेंशन से आज़ाद रखना है, तो आप देखें कि आपको डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत अच्छा। अल्लाह ताला हमारे नाजरीन को ये बातें समझ आएँ, अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करें और अपनी डाइट को पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, सोच के साथ साथ, तो इंशाल्लाह और डिफरेंस आएगा। आपने आज एक अभी आप ब्लड डोनेशन कैंपेन के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएंगे क्या है और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किन लोगों की मदद कर रही है? ये शौकत खानम का है इनिशिएटिव। तो आपके कोई भी इदारा हो, जैसे कि मैं एक सॉलिटॉन टेक्नोलॉजीज एक सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें डायरेक्टर हूँ कमर्शियल, देखता हूँ, और मैं उनको अभी हमारे जो उसमें 250 एम्प्लॉइज़ हैं। ये एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर हाउस है जो हेल्थ केयर में यूएसए में एक कंपनी है परसीविया, उसके लिए काम करती है। तो आज हमने शौकत खानम वालों से रिक्वेस्ट करके वहाँ पर एक ब्लड डोनेशन ड्राइव रखी हुई थी। उसमें शौकत खानम वाले सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, वो ख़ुद उनकी टीम आती है और उनके बड़े ज़बरदस्त SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। उसमें वो बहुत आपका पहले ब्लड प्रेशर और हर चीज़ चेक करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फिर जो सेहतमंद हैं उनसे ब्लड लेते हैं, फिर उस ब्लड के अंदर 8 से 9 टेस्ट हैं जो अगले दिन या 2-3 दिन में किए जाते हैं। फिर आपको उसकी रिपोर्ट मिलती है और वो जो ब्लड है वो फिर यूज़ करते हैं कैंसर के पेशेंट्स में। तो वो एक ज़िंदगी का ज़रिया है, एक निज़ाम है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मरीजों को देते हैं। अल्लाह ताला। और ये उनका ये बैज भी लगा हुआ है। आज मैं तो खुद गया था, तो मैंने कहा कि मेरे से शुरू करते हैं, मगर उन्होंने कहा कि आपकी उम्र ज़्यादा है, तो मेरा तो ये बड़ा सोर पॉइंट है। मैं तो उन्होंने कहा 60 से ऊपर हम नहीं लेते, तो फिर मैंने कहा मैं 58 का बन के आ जाता हूँ, मगर वो नहीं माने। अच्छा, चलें, आपकी नीयत तो अल्लाह ताला ने देखी और इसी के वसीले से आगे और लोगों में जज्बा आए कि जो हम दे सकते हैं तो हम ज़रूर दें। अच्छा, आपके जो लिवर क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? सबसे पहले जब मरीज़ आता है तो मैं अप्रोच ये रखता हूँ कि बीमारी का इलाज ना किया जाए, होलिस्टिक जो मरीज़ है उसकी पूरी पर्सनैलिटी का, होल पेशेंट का इलाज किया जाए। तो हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। हम पूछते हैं कि आप किस शिकायत से या प्रॉब्लम से आए। मरीज़ को ये उसकी ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर उसकी बात गौर से सुने और उसको समझे और फिर उसको बेहतरीन जो इलाज मुमकिन है वो बताए और फिर वो करे। तो हम ही इसी को लेके चलते हैं और इसको कहते हैं पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, कि मरीज़ को महवर बनाते हैं
उसको जो है नुक्ता फ़ोकस रखते हैं और उसके इर्द गिर्द फिर सारी डेवलपमेंट होती है हमारे उसकी। और आजकल कहते हैं कि जो भी फ़ैसला लें आप मरीज़ के बारे में, उसका जो टेस्ट होना है या इलाज होना है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो तहकीक ने प्रूव कर दिया है और जो 5 साल पहले कुछ और था वो अब और है, उसके मुताबिक डॉक्टर को फ़ैसले लेने चाहिए। तो हम अपने आप को अप टू डेट रखते हैं और ये मैं यहाँ बड़ा प्राउड हूँ, मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान की जो बेहतरीन डॉक्टर्स की एक अंजुमन है, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जिसको जावेद अकरम साहब लीड करते हैं एज प्रेसिडेंट, और मैं उनका वो नक्शे कदम पे चलते हुए प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। तो इंशाअल्लाह 2026 में मैं इसका उहदा प्रेसिडेंट का संभाल लूँगा। मगर हमारे मुर्शद और मेंटोर जावेद अकरम साहब हैं और वो हम फोकस 2 चीज़ों पे करते हैं कि डॉक्टर्स को बताया जाए कि एविडेंस बेस्ड मेडिकल डिसीजन लेने और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि मरीज़ को सेंटर में रखना है और उसके इर्द गिर्द हर चीज़ डेवलप होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी एडवांस स्टडी है, ये लाइक एक पास्ट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में इम्प्रोवाइजेशन है कि आप लोगों ने अपने पेशेंट को कैसे लेकर चलना है। और होलिस्टिकली देखा जाए, आपने जितनी सारी बातें बताई हैं, लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक पेन्स हैं और बहुत ज़्यादा और भी पेन्स स्टार्ट होती हैं। तो अल्लाह ताला आपके इस पेन से मुझे याद आ गया, गालिब नहीं कहा है, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही अगर दर्द हो तो क्या कीजिए। तो हर पेन का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, लेकिन कुछ का है, कुछ का आपको खुद करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला से अपनी एक राब्ते में रहें, अपने जिस्म से और अपने अंदर से भी राब्ते में रहें ताकि बीमारी आए ना। और अगर आए तो आप अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं जिनको पता हो कि आपको कैसे ठीक करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन, आपने हमें ज्वाइन किया। आज की रिकॉर्डिंग मुझे उम्मीद है हमारे तमाम नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर पूछें। कोई लोकेशन पूछनी है, कोई भी सवाल है आपका इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, या आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं, ज़रूर हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।